बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सियासी मंजरनामे से बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करी, अदालत में क्या हुआ वो भी बताना, लेकिन पेशावर ब्लास्ट पहले आपको बताने की तफ्तीश किसी नए मरहले में दाखिल होगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जिस पैरा के ऊपर काम किया जा रहा है। डीएनए का अलहदा वेट हो रहा है खुदकुश हमलावर के चीथड़ों में से, लेकिन किस पैराए पर इस वक्त ज्यादा फोकस किया जा रहा है? जब वजीर दिफा ये मान चुके हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच है, जब सीसीपीओ ये मान चुके हैं सिक्योरिटी ब्रीच है, तो कुछ नई अपडेट्स मेरे पास हैं और मैं ये कह सकता हूं कि एक्सक्लूसिव है कि अभी तक फ्रंटलाइन मीडिया की जीनत नहीं बनी है ये खबरें, उस तक ये बात नहीं पहुंची है। तो कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें वो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर लेता हूं। फॉलोअप ये है कि 93 शहादतें अब तक हो चुकी हैं और अभी भी मेरी रिपोर्टर से बात हुई है तो इजाफे का इसके अंदर खदशा मौजूद है। 200 से ज़्यादा इस वक्त जख्मी, उसमें कई क्रिटिकल भी मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताहाल भी जारी है। मलबे से निकालने का काम इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। 10 किलो बारूदी मवाद कन्फर्म हो गया जी। सुइसाइडर था ये, 10 किलो बारूदी मवाद से लेस था, अगली सफ में था और धमाके इतनी टेंडेंसी थी कि दीवारें तो दीवारें छत तक उड़ गई थी और पूरा उसका जो पेश इमाम जहाँ शहीद हुए उनकी वो वाला फ्रंट वाली जो दीवार थी, पेश इमाम जिसकी तरफ दीवार करके खड़े होते हैं, वो करके खड़े होते हैं, वो तक उड़ गई थी। अच्छा जी, ये बात है कि एपीएस के बाद ना केपीके ने या पेशावर ने ये दूसरा बड़ा सानिया देखा। सानिया तो बहुत ज़्यादा देखे, लेकिन एपीएस के बाद ये दूसरा बड़ा सानिया। वहाँ तकरीबन 140-142 बच्चे और टीचर्स वगैरह उसके अंदर शामिल थे। वो बच्चों की तालीमी इबादत गाह थी और ये खुदाए बुजुर्ग बरतर की इबादत गाह थी, मस्जिद थी। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन बच्चों को मारने के लिए पूरी रेकी की गई थी वर्सक रोड से, मुझे अच्छे से याद है। बैक साइड से वो लोग आए थे, दीवार खेत से अंदर दाखिल हुआ, दीवार तोड़ी और फिर अंदर ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हुआ, फिर जिस तरह बुचरिंग वो सारी, इस वक्त मेरे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है। तो उन बच्चों को मारने के लिए 8 दहशतगर्द आए थे और उन 8 दहशतगर्दों ने जब दोपहर में वो दाखिल हुए थे ना, तो उसके बाद अगली सुबह 7 बजे जाके क्लियरेंस हुई थी। अगली सुबह 7 बजे जाके क्लियरेंस हुई थी और 12-12:30 बजे के करीब मीडिया के लोगों को, जिसमें मैं शुरू में शामिल था, हमें अंदर दाखिल किया गया। तो उस वक्त भी मंजर ऐसा था अल-अमान अल-हफीज़। वहाँ 8 दहशतगर्द दाखिल हुए थे जिनमें खुदकुश हमलावर भी थे, बाद में उनके सारे आज़ा वगैरह उधर सब नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ ना एक ही शख्स ने, ये तकरीबन 100 अफराद की जानें ली हैं, एक ही शख्स ने। एपीएस में दहशतगर्दों ने 7 घंटे तक खून की होली खेली थी और इधर सिर्फ चंद मिनटों के अंदर काम हुआ। वहाँ 8 अफराद थे, यहाँ एक शख्स, वहाँ 7 घंटे, यहाँ चंद लम्हे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पे किस हद तक अमल करना है, हम कितना उसको इग्नोर कर चुके हैं। अच्छा, ये चीज़ थी। इंटरेस्टिंग 2 फैक्टर्स हैं जी। मैं अभी आता हूँ उस पुलिस लाइन का मुलाजिम था या नहीं था, उसके हवाले से उस बात करता हूँ मैं आपको। पहले ना टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की कि जी हमने ये ब्लास्ट किया और हमने बदला ले लिया अपने कमांडर का। मीडिया पर चलवाई भी इन खबरों को और फिर रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी तस्लीम कर दिया कि जी टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की है। और फिर पता नहीं क्या हुआ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टीटीपी ने अचानक मरासला जारी किया, उन्हें कहा हमने तो धमाका ही नहीं किया, ये हम इसकी जिम्मेदारी क्यों ले, हमने तो ये धमाका ही नहीं किया, हमारी तो पॉलिसी नहीं है दरसगाहों पर और इबादत गाहों पर धमाका करने की, तो हमने ये किया नहीं। सवाल ये है, पहले जिम्मेदारी फिर क्यों कबूल की थी और वो किसने की थी? चीज कंफ्यूज हो गई। चीजें ये है ना, पहले तो पुलिस वालों को हिट किया, इन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली, इतनी ज्यादा डेड बॉडीज आ गई। अब वो ये कह रहे हैं कोई बैकफायर हुआ है। गालियां तो पढ़ी जैसे पढ़ी, आज के सारे न्यूज़पेपर्स देख लें सर, सब वो लोगों को देख लें, मजहबी हलकों को देख लें, इनको गालियां पड़ी, इनके अपने लोगों से भी गालियां पड़ी, यानी जो इनके हवाले से थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं। क्या इस वजह से हुआ? ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है। पहले जिम्मेदारी कबूल की, फिर नहीं कबूल की, ये चीज़, इस पर आई का भी बात चल रही है और इस पर भी सोचो विचार आपके भी करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी इदारे तो करेंगे, आपके भी करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है। आगे सुन ले जी। पेशावर के हालात का सबको पता है और जब ये अभी हालिया लहर नहीं है ना, पिछले 9 महीने से माशाल्लाह जब से ये हुकूमत आई, हम इस लहर को भुगत रहे हैं क्योंकि ये सियासत के अंदर पड़ गए हैं। सिक्योरिटी इन्होंने छोड़ दी है, सिक्योरिटी इदारे मुसलसल निशाने बन रहे हैं, जब्ज़ हो रहे हैं। अब आप देख लें, हर शख्स विजिलेंट है और ये पुलिस लाइन के अंदर क्या विजिलेंसी नहीं होगी? एक शख्स दूसरे शख्स की नज़रों को भी पहचान रहा होगा।
ये नजरों से कैसे बच गया ये शख्स? उन 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 नजरों से जिसकी बिना पे जो नजर रिक्वायर्ड थी, जो होती है, हकीकत होती है। आप और मैं उस विजिलेंट तरीके से नहीं लोगों को देख रहे होते, वो मशकूक आदमी हम नहीं देख रहे होते। ये कैसे बचा है? इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये बात खारिज इम्कान नहीं है, और इस पर बात हो रही है। इस वक्त सिक्योरिटी इदारे इस पर तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या कोई पुलिस वाला किसी कवर के अंदर तो नहीं था। मैं बड़े मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या कोई पुलिस एहलकार जो था पुलिस लाइन का, वो किसी कवर के अंदर था? हालिया तौर पे इंडक्टमेंट हुई हो उसकी, वो पुलिस के अंदर भर्ती हुआ हो, लाइन के अंदर काम कर रहा हो, या ट्रेनिंग कर रहा हो, या कुछ कर रहा हो, जिसकी बिना पर सिक्योरिटी एहलकार को, जो बाहर वाला बंदा था, उसको पता था कि ये रोज़ आता है जाता है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि वज़ीर दिफा तो कह चुके हैं कि ये तो 3 दिन तक ये बंदा इधर ही मौजूद था, 3 दिन से ये बंदा इधर ही मौजूद था, जो इनके पास इत्तलात है। वो ये भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच है, वो इस चीज़ को भी मान चुके हैं। DNA के ऊपर इस वक्त बड़ा फोकस है, मेरा ख्याल है कल तक रिपोर्ट उसकी आ जानी है, तो इसके ऊपर तफ्तीश हो रही है इस वक्त कि क्या कोई पुलिस एहलकार विद इन पुलिस लाइन के अंदर तो मौजूद नहीं था। अच्छा, ये चीज़ थी। उधर हालत देख लें अब ज़रा कि मुल्क हालत जंग में है। इससे बड़ा क्या है कि हमने एक दिन में 100 शहादतें, और 200 में से कई ऐसे हैं जो अब किसी काम के काबिल नहीं है, आपने वो रिसीव किए हैं। बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त ख़तरे में और मखदूश नज़र आ रहा है, कमज़ोर नज़र आ रहा है, और हमारे लोग जाने दे रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे जाने दे रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और हमारी प्रायोरिटी बताऊँगा, चेक करें, इमरान खान को फिक्स करना है, उसको किसी तरह ना हल करना है। आज जी वही हुआ तोशा खाना केस में, इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म का फ़ैसला था जी। आपको याद है ना, इलेक्शन कमीशन ने फ़ौजदारी मुकदमे का रेफरेंस भेजा था। जी हाँ, उसी की आज कार्रवाई थी जी, और आज ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को तलब किया गया था। खान साहब नहीं आए, और बहरहाल आज कह दिया गया वाज़ेह तौर पर कि 7 फरवरी तक अगर इमरान खान साहब नहीं पेश आए तो 7 फरवरी की तारीख़ है जी, फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी इमरान खान साहब के ऊपर। हालात देखे और क्या कौन सी चीज़ें देखे, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन छाया हुआ है, चाहे इमरान खान साहब के केस में, चाहे फवाद चौधरी साहब के केस में। इलेक्शन कमीशन ही छाया हुआ, जो मुझे लग रहा है। तो बहरहाल ये है, थोड़ा मुआशी लिहाज से थोड़ी अच्छी खबर भी है, लेकिन महंगाई के लिहाज से, क्योंकि मुआशी लिहाज से इसलिए अच्छी खबर है कि शायद अब पाकिस्तान उस डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे नहीं जाएगा ना, अगर ऐसी चीज़ होगी। मुस्बत पैराए पर अगर मैं ले लूँ तो IMF का जो मिशन है ना, वो कल रात को पहुँचा, आज बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया जी। जायज़ा इजलास है जी, पहले ये नाथन पोर्टर कर रहे हैं जी, उनके मुज़ाकरात कार जो है IMF के। 2 फरवरी तक ये तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, 2 फरवरी तक। उसके बाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे जी, कि क्या करना है, जिसके बाद फैसला होगा टैक्स किन किन जगहों पे लगाना है, लेविस किन जगहों पे लगानी है, बिजली की प्राइसेस क्या डिसाइड होनी है, किन किन जगहों पे जो इस्तिस्ना दिया गया है उस इस्तिस्ना को ख़त्म करना है, किस जगहों पे जो हुकूमत ने कुछ जगहों को सब्सिडी दी हुई है उसको ख़त्म करना है। यानी ये तय है कि इस माह महंगाई की मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है, और ये एक तूफ़ान है जिसके लिए आपको और मुझे तैयार रहना है। तो ये तो एक खबर थी। दूसरा, फवाद चौधरी साहब के 2 फॉलोअप हैं। पहला फॉलोअप तो ये है कि मैंने बताया कि उनको जलील करना, ख्वार करना, फिक्स करना, हर तरीके से उनको किसी तरह परेशान करके रखना है फवाद चौधरी साहब को, और इसी के ऊपर ये चीज़ है। आज दरख्वास्त थी उनकी ज़मानत की, कार्रवाई उसके ऊपर होनी थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा नहीं जी 2 दिन ज़रा हमें दे दें, तो जज ने कहा नहीं भाई 2 दिन कैसे, 12 बजे रिकॉर्ड लेके पहुँचो, तफ्तीशी रिकॉर्ड लेके पहुँचे। प्रोसिक्यूटर ही पेश नहीं हुआ जी, तफ्तीशी रिकॉर्ड लेके नहीं पेश हुआ। जब पेश वो हो जाते तो ज़मानत आज हर हाल में होती, ज़मानत में तो हर हाल में होनी है, मगर थोड़ा सा ज़रा और जलील करना है फवाद चौधरी साहब को, अंदर रखना है ज़रा। तो बहरहाल कल 2 बजे तक समाअत का वक्त रख दिया गया है, और मतलब एक और दिन जेल में रखेंगे, ज़मानत तो होनी है। दूसरी एक और चीज़ थी, मैंने आपको कहा था ना कि फवाद चौधरी साहब के साथ करेंगे जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, और जो आज़म सवाती के साथ हुआ है, एक केस से दूसरे केस से तीसरे केस पे ना, तो लाहौर हाई कोर्ट में ना बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी गई थी, और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था ज़रा हमें फवाद चौधरी के सारे केसेस से मुतालिक बताएं, पाकिस्तान में कितने केसेस उनके ऊपर हैं। तो आज पता चल गया जी, IG KP के, और सॉरी IG इस्लामाबाद और IG पंजाब ने बता दिया कि टोटल 5 केसेस हैं फवाद चौधरी के ऊपर, 3 पंजाब में, 2 इस्लामाबाद में। यानी ये वो हिडन मुकदमात थे, इधर के बाद उधर, उधर के बाद उधर, वहाँ तकसीम होना था। फवाद चौधरी साहब को इतनी जल्दी बाहर लाना नहीं है। और 3 पंजाब में थे, 2 इस्लामाबाद में थे। पंजाब के तमाम मुकदमे खारिज हो चुके हैं जी, ठीक है जी। और इस्लामाबाद के एक मुकदमे में इस वक्त गिरफ्तारी और दूसरा मुकदमा भी है।
यानी ये भी मुमकिन है कि फवाद चौधरी की ज़मानत होते ही उनको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर ली जाए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड पेश किया गया है, अब एक रह गया मुकदमा फवाद चौधरी साहब के ऊपर कि आज रात के अरसे के अंदर किसी और के दिल को दुखी ना हो जाए, तकलीफ़ ना हो जाए, तो फिर एक और FIR हो ना हो। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब इस वक्त एक और मुकदमे का सामना है, उनको FIR का सामना है। ये हिडन मुकदमे थे, इसको डिक्लेयर नहीं किया गया था, ये सिर्फ इधर से ज़मानत थी तो दूसरे का कवर देना था कि भाई हमने इस मुकदमे के अंदर उठा लिया गया। अच्छा, तो ये चीज़ थी। दूसरा जी, नून लीग काफ लीग का एक बड़ा मशहूर केस था पार्टी सदारत के हवाले से, जब इनका फड्डा छड्डा चला हो गया था मोनस अलाई के ज़रिए परवेज़ अलाई साहब और चौधरी शुजात के साथ ना, तो चौधरी शुजात की पार्टी सदारत के हटाने का फैसला किया गया था और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के पास फैसला था, उसने महफूज किया हुआ था। आज फैसला सुना दिया जी, काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ही हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसलों की किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अब परवेज़ इलाही साहब को फैसला करना है कि PTI में एज अ ग्रुप शामिल होना है, क्योंकि पार्टी की सदारत चौधरी शुजात के पास है। तो बड़ी डिसाइसिव मूवमेंट में है और अच्छी बात है, पिक्चर क्लियर हो गई है काफ लीग के लिए, स्पेशली परवेज़ इलाही के लिए, मोनस इलाही के लिए, कि अब हमने अपना सियासी मुस्तकबिल को किस तरफ तलाश करना है। तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही की जो ब्लर थे ना कहीं से कि नहीं पार्टी सदारत मेरे पास है, मुझे पार्टीज़म करनी है, क्या मुझे अपने ग्रुप के साथ जाना है, तो ये तय होगा कि पार्टीज़म नहीं हो सकती, उसकी सदारत मुस्लिम लीग हाउस जो लाहौर में है डेविस रोड पे, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास ही है। अब वो ये फैसला कर लेंगे। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।